Good morning, students. We were doing chapter number 2, and our today's topic is equipotential surfaces. And you know what is the best part in today's topic? There is hardly any mathematical part of this topic. So let's just begin with it. So, all that we will be needing as a previous knowledge first is the definition of potential difference in terms of work done and in terms of dot product of electric field and displacement. So, let's just give it a look. स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या डिफाइन किया हुआ था दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स divided by value of that charge which we have moved. So work done per unit charge, that is what is the work done. दिस इज़ वन ऑफ द डेफिनेशंस. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो ये वर्क डन हमने वो 2 पॉइंट्स के बीच का लेना है जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए. तो जो ये वाला चार्ज है इसे उन 2 पॉइंट्स के बीच में हमने मूव किया, तो उसके लिए कितना वर्क हुआ डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द चार्ज, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द पोटेंशियल डिफरेंस. यू कैन कॉल इट एज डेल्टा वी ऑल्सो, where delta V is equal to potential difference between points A and B. Second, we have also learned about potential difference in terms of dot product and displacement. Dot product of electric field and displacement. So how does it go? We already know that work done is equal to small work done, if I'm talking about, that is equal to F dot ds. यहाँ पे मैं ds की जगह पे dx या dl भी लिख सकती हूँ. Those are only my own symbols. तो अगर इसको दोनों तरफ हम चार्ज के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे चार्ज के साथ जब हम इसे डिवाइड करते हैं, what does it become? It becomes, now work done per unit charge, it becomes the potential difference, and that is equal to force per unit charge, that is electric field dot ds, right? So this is what we have learned, that small potential difference will be equal to E dot ds. यहाँ पे मैं E dot dr भी लिख सकती हूँ या E dot dl भी लिख सकती हूँ. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. तो जैसे आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है दैट इज़ ई डॉट डिस्प्लेसमेंट. सिर्फ एफ की जगह पे आपने ई कर देना है, बाकी फॉर्मूला जो है वो वर्क डन वाला ही है. ऑलराइट, एंड देन द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू नो बिफोर हैंड, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो हमें क्या पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर. स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है माइनस डी वी ओवर डी आर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए है. यहाँ पे नेगेटिव साइन का मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. और साथ में ही ये फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम आपने एक ख्याल रखना है कि इस डॉट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ से जो कॉस थीटा आना है, जब वो -1 होगा तभी ये वाला फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल है. तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे आप एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हो इसकी तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट जो थी वो इस डायरेक्शन में थी, लेकिन जो फील्ड था वो अवे था और ये एंगल 180 डिग्री था, तभी ये वाला फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल है. अगर आपको ये नहीं पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो चार्ज की मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो उस सिचुएशन में इट विल बी मोर सेफ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ई डॉट डी एस, जहाँ पे अलग वैल्यू कॉस थीटा की आएगी अलग अलग सिचुएशन में. तो ये नेगेटिव साइन जो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आ रहा है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे कॉस 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर जो डी आर है और ई जो हैं ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स नाउ मूव ऑन. सो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले कि आपको ड्रॉ करके बताऊं, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए फिर बाद में हम उनको ड्रॉ करेंगे. So let us see. First of all, what is the meaning of equipotential surface? Students, equipotential जो है वो दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना है, इक्वी एंड पोटेंशियल. तो इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल. सो दो सर्फेसेज एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल इज सेम, यानी कि वो सर्फेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं कोई भी अपनी तरफ से ये एक रेक्टेंगुलर शेप की सरफेस मान लेती हूँ, और अगर मुझे पता है कि इसके हर एक पॉइंट के ऊपर सेम वैल्यू है पोटेंशियल की, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट, कि इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं चेक करूँ तो पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट, देन आई विल कॉल दिस सरफेस टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप्स जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, वो डिपेंड करेंगी कि हमने जो चार्ज लिया हुआ है, जो सोर्स लिया हुआ है,
वो किस तरह का है, दैट विल डिसाइड व्हाट इज द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो दैट वी विल सी इन द ड्यू कोर्स. लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज. स्टूडेंट्स ज़्यादातर जगह पे पहले ड्रॉ करके बाद में प्रॉपर्टीज बताई होती हैं, बट आई बिलीव कि अगर हमें पहले प्रॉपर्टीज़ पता हैं तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम फिर ड्रॉ करेंगे इनको, सो दैट विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू. So let us start with first one. First property is no work is done in moving a test charge from one point to another on the equipotential surface. अब स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और अगर वो सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी ज़ीरो, एंड एज अ रिजल्ट वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल ऑल्सो बी ज़ीरो, एंड देयरफॉर क्लियरली no work will be done to move a charge on the equipotential surface. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसके साथ रिलेटेड स्टूडेंट रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. बहुत सारी जगह पे आपको एक चार्ज दिया होता है, उसकी मूवमेंट के ऊपर वर्क डन की आपने वैल्यू निकालनी होती है, एंड इन दोज क्वेश्चंस इफ़ दोज पॉइंट्स अक्रॉस विच वी आर मूविंग द चार्ज, इफ़ दोज पॉइंट्स अकर टू बी ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो क्लियरली आपका जो आंसर होगा नो वर्क विल बी डन. तो आपने उन सिचुएशन में ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि कहीं वो दोनों पॉइंट्स जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं कहीं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर तो नहीं है. अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है दैट मीन्स टू से नो वर्क विल बी डन. तो क्लियर कट आपका बिल्कुल सिंपल आंसर होगा नो वर्क विल बी डन बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो लेट्स सी दिस थिंग. तो हमें क्या पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट पे, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, and as a result work done will also be 0. So this is the very first property of the equipotential surface कि हमें पता है कि उसके ऊपर चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं होता है. Now come to the second one that says electric field is always perpendicular to the element dl of the equipotential surface. एलिमेंट डी एल, ये स्टूडेंट्स बहुत जगह पे अलग अलग सिंबल्स हैं, कहीं पे डी एल यूज़ हो रहा है, कहीं पे डी आर यूज़ हो रहा है, कहीं पे आप डी एक्स भी लिख लो, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. बेसिकली ये डी एल क्या है, जैसे मान लो कि आप जैसे मैंने यहाँ पे वही सरफेस मानी थी स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप, तो इसके ऊपर मैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके मूव करके गई हूँ, तो ये जो इसका पाथ है स्मॉल वैल्यू ऑफ पाथ, उसी के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं डी एल या डी आर या डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डी एल. अब डी एल एलिमेंट कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डी एल के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के ही परपेंडिकुलर है. तो इस चीज़ को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है जिस जगह पे भी हम उस सरफेस को ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कौन सी चीज़ बताती है, दोज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो उस फॉर्म में मैं भी यहाँ पे भी लिख रही हूँ कि जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. राइट, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को भी हम यूज़ करेंगे इनको ड्रॉ करते टाइम, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से ड्रॉ करनी है अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए वो हमें ऑलरेडी पता है. तो उन लाइंस के परपेंडिकुलर वाली सरफेस, यानी कि उन लाइंस को हर पॉइंट पे जो सरफेस परपेंडिकुलर होगी दैट विल अकर टू बी दी इक्विपोटेंशियल सरफेस. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर नाउ. So electric field is always perpendicular to the element dl of the equipotential surface since no work is done on the equipotential surface. और हमें क्या पता है कि जो वर्क डन है उसको हमने अभी जो हमने बिल्कुल बिगिनिंग में रिकैप्चुलेशन की थी तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि ई डॉट डी एल, वहाँ पे आई थिंक मैंने डी आर लिखा था, तो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो ई डॉट डी एल जो है इसका, वो ई डॉट डी एल क्या आया था, वो स्मॉल वर्क डन था. टोटल के लिए अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये वर्क डन की टोटल वैल्यू है. और हमें क्या पता है कि यहाँ पे वर्क डन कितना होता है, ज़ीरो होता है व्हेन वी टेक द चार्ज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. और इसका मतलब क्या होगा कि ये टर्म ज़ीरो हो गई. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ई डॉट डी एल को अगर हम खोलते हैं इट बिकम्स ई डी एल कॉस थीटा. तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है,
dl जो है वो एक लेंथ एलिमेंट है, वो आपने खुद सपोज की है, ऑब्वियसली उसकी लेंथ भी ज़ीरो नहीं है। तो फिर भी अगर ई डी एल कॉस थीटा ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दैट कॉस थीटा मस्ट बी ज़ीरो। तो वहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, और कॉस थीटा हमें पता है ज़ीरो कब होता है, व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री। और यहाँ पे थीटा क्या है, ई और डी एल का एंगल है। ई और डी एल क्या है, लेंथ एलिमेंट है सरफेस के ऊपर। तो बेसिकली वो ई और उस सरफेस का ही एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का एंगल है। सो दैट मीन्स टू से that EDL cos theta should be 0, and that will clearly mean that cos theta is 0 because E is not 0 and DL is also not 0. So cos theta must be 0, and as a result theta should be 90 degree, right? So this is what we have found, that in that situation, whenever we move a charge on the equipotential surface, at every point the displacement vector and electric field दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट के ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाती हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के परपेंडिकुलर होती हैं। Okay, now come to the third one. The equipotential surfaces indicate regions of strong and weak electric fields. ये चीज़ भी स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यूज़ करेंगे इनको ड्रॉ करने के लिए। स्टूडेंट्स हमें पता था कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनकी रिलेटिव क्राउडिंग जो थी वो शो करती थी कि उस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा क्राउडेड यानी कि उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जितनी वो दूर दूर होती थी यानी कि वहाँ पे फील्ड उतना वीक होता था। और अगर हर जगह पे उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल रह रहा है इसका मतलब फील्ड यूनिफॉर्म है। तो सेम ही चीज़ जो है वो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस भी बताती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ख्याल किस चीज़ का रखना है कि हो सकता है हमारे दिमाग में ये आ जाए कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पास पास हैं यानी कि वहाँ पे पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। दैट्स अनदर पॉइंट, वो भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है। जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्राउडेड होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हमें पता है किसी जगह पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो वहाँ पे हमें इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की क्राउडिंग दिखानी है, उनके बीच की सेपरेशन को कम करके दिखाना है। और अगर हमें पता है फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म है तो उनके बीच के डिस्टेंस को हमने इक्वल दिखाना है। ऑलराइट, सो वाई दिस अकर टू बी सो, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, देयरफॉर वी हैव दिस थिंग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम है, तो डी वी वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डी आर है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। डी आर यहाँ पे क्या है, वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है जिनके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। तो क्लियरली अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो डी आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो पॉइंट्स जो हमने इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस पे ले रखे हैं उनका डिस्टेंस कम होगा। सो as dv is a constant on the equipotential surface, therefore e is inversely dr is inversely proportional to e। तो जहाँ जहाँ पे भी फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ वहाँ पे हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस को पास पास दिखाएंगे, क्राउडेड दिखाएंगे। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैन नॉट इंटरसेक्ट। अब स्टूडेंट्स मान लो कि मेरे पास दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, दो, ये मैं सफ़ियर्स के दो पार्ट्स ले रही हूँ। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के केस में कहा था सेम ही यहाँ पे कहेंगे। अब मान लो कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो मान लो 10 वोल्ट को रिप्रेजेंट करती है, ये मान लो 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये दोनों ही सर्फेसिस के ऊपर है। तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट भी होना चाहिए, 5 वोल्ट भी होना चाहिए, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। Therefore, if the equipotential surfaces will intersect, that will mean at the point of intersection there are two values of the potential, which is not possible. Therefore, this will not be true. So equipotential surfaces cannot intersect each other. So if they will intersect, then the point of intersection there will be two values of potential, which is not possible. तो इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज़ में भी ये चीज़ पढ़ी थी। और बाकी यहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर वैल्यू है, लेकिन जो उसका ग्रेडियंट है वो वेक्टर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और उसका नेगेटिव साइन शो करता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है।
Okay, so now we will learn how to draw the equipotential surfaces. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो पहला केस हम लेने लगे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमने ड्रॉ की थी, पॉइंट चार्ज के लिए, लाइक चार्जेस के लिए, डायपोल के लिए, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस भी अलग अलग सिचुएशन के लिए ड्रॉ होंगी। अब यूनिफॉर्म फील्ड हमें पता है किस तरह का होता है, दीज आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस। तो इस तरह का होता है यूनिफॉर्म फील्ड। और अभी हमें क्या पता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने नोटिस करनी है अभी। पहली चीज़ ये कि हमें ये पता है कि जो जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए, हर जगह पे एक जितना डिस्टेंस रहेगा। नंबर टू, हमें इन लाइंस के परपेंडिकुलर वाली सरफेस को ढूंढना है। तो अगर ये लाइंस जो हैं वो इस प्लेन में हैं, जो आपकी स्क्रीन का प्लेन है, तो हमें क्या पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होनी चाहिए वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर वाली सरफेस किस तरह की होगी, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह की ये सरफेसेज होंगी जो कि इसके परपेंडिकुलर होंगी। और इससे अगर आपने एक से ज़्यादा सरफेसेज शो करनी है तो आपने क्या शो करना है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड नॉट बी चेंजिंग। ठीक है, तो उनका डिस्टेंस हर जगह पे आपने दिखाना है कि वो एक जितना ही रह रहा है। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आपने नोटिस की हैं कि पहली चीज़ ये थी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, क्योंकि उनका डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज का डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ हमें पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होती हैं वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होंगी वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर होंगी। तो इस स्क्रीन के आर पार आपके फेस की तरफ से इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जो सरफेसेज हैं वो जा रही हैं स्क्रीन के परपेंडिकुलर। ऑलराइट, सो वी विल सी नाउ हाउ डू वी ड्रॉ देम। येस, इट लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है, बीच में डिस्टेंसेस यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे ये तीनों सरफेसेस जो हैं इन तीनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तीनों का अलग अलग है, लेकिन इनके हर एक पॉइंट के ऊपर, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम है, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम है, और इसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम है। देन ओनली दे विल बिकम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो तीनों की पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है, एक की V1 है, एक की V2 है, एक की V3 है, लेकिन जिसकी V1 है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर V1 है। ऑलराइट, सो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज होंगी यूनिफॉर्म फील्ड के लिए वो कैसी होंगी, प्लेन सर्फेसेज होंगी, प्लेन एंड दे आर इक्वी डिस्टेंट, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। सो नाउ सेकेंड वन वी आर गोइंग टू डू, दैट इज फॉर द आइसोलेटेड चार्ज। अब स्टूडेंट्स आइसोलेटेड चार्ज यहाँ पे हम क्या मानने लगे हैं, से वी आर कंसिडरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के केस में हमें क्या पता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं, दे आर रेडियली आउटवर्ड्स। अब हमें क्या चाहिए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए हर एक जगह पे। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और उन सारे पॉइंट्स को फिर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये किस तरह की सरफेस मुझे नज़र आएगी, दैट विल बी अ सफेरिकल सरफेस। तो सफेरिकल सरफेस जो होगी दैट विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दी पॉइंट चार्ज। तो ये सफेरिकल सरफेस का जो सेंटर होना चाहिए वो वहाँ पे होगा जहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज को रखा है। तो पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के इसके सराउंडिंग में हम जितने भी सफ़ियर ड्रॉ करें वो सारे सफ़ियर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्टूडेंट्स नोटिस कीजिए यहाँ पे जो सेपरेशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम है। और उसके बाद जैसे जैसे हम सोर्स के पास जा रहे हैं वैसे वैसे जो डिस्टेंसेस हैं वो कम हो रहे हैं, विच इज़ शोइंग कि जब आप पॉइंट चार्ज के पास हो वहाँ पे फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और अदरवाइज जैसे दूर जा रहे हो तो फील्ड वीक हो जाता है। राइट, तो इसकी पॉइंट चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं वो कैसी होंगी, वो सफेरिकल होंगी। ऑन द सेम ग्राउंड स्टूडेंट्स अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए भी ड्रॉ करो तो उसके सराउंडिंग में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होंगी दे विल ऑल्सो बी सफेरिकल। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आप उनके बीच का गैप जो है वो बढ़ाते जाओगे दिस वे। तो क्योंकि हमें पता है इन दोनों के केस में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं दे आर रेडियल, तो इसकी भी जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं नेगेटिव के लिए
दोनों की इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस में कोई फ़र्क नहीं होगा। एट द मोस्ट अगर आप डिस्टिंक्शन शो करनी चाहते हो तो आप साथ में यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को शो कर सकते हो। तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें पता है जो वो रेडियली इनवर्ड्स होती हैं, तो वहाँ से ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अदरवाइज़ इनकी इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस में कोई डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एक जैसी ही होंगी। ऑलराइट, सो दिस वन इज़ फॉर द नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब हमने दो सिचुएशंस और करनी है, वन इज़ फॉर अ डायपोल एंड अदर वन इज़ फॉर द लाइक चार्जेस। अब स्टूडेंट्स डायपोल में क्या होता है, वी नो फॉर द केस ऑफ अ डायपोल वहाँ पे दो चार्जेस लेते हैं हम, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की उनको यूज़ करना है। प्रॉपर्टी हमें क्या पता है कि जिस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे वो क्राउडेड होनी चाहिए और अदरवाइज़ वो क्या होनी चाहिए, स्कार्स होनी चाहिए, एक दूसरे से दूर दूर होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स अगर मैं सिर्फ इस एक पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करूं तो इसके सराउंडिंग में इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी दैट विल बी स्फेरिकल। सिमिलरली इसके सराउंडिंग में इसकी इक्विपोटेंशियल जो होगी वो स्फेरिकल होगी। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के पास हैं तो वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, दूसरे चार्ज का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए जैसे नॉर्मल एक सफ़ियर हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे इस रीजन में जैसे जैसे हम इस रीजन में जाते जाएंगे तो हमें क्या पता है यहाँ पे ये दोनों चार्जेस का इन्फ्लुएंस आता जाएगा। अब हमने दोनों के इन्फ्लुएंस के हिसाब से यहाँ पे इनकी सेपरेशन जो है उसको इंडिकेट करना है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि जब हमारे पास दो अनलाइक चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके इन बिटवीन वाला जो रीजन होता है वहाँ पे दोनों का जो फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होता है और वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब कि इस रीजन में जो फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है जब हमारे पास दो अनलाइक चार्ज हैं लाइक अ डाइपोल। लेकिन अगर हम आउटसाइड पॉइंट पे चले जाएं तो आउटसाइड पॉइंट पे जाके क्या होता है, वहाँ पे इसका जो फील्ड है, जो नेगेटिव चार्ज का फील्ड है वो इस डायरेक्शन में हो जाता है और जो पॉजिटिव का फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट दोनों के फील्ड जो हैं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं तो नेट फील्ड क्या हो जाता है, वीक। ऐसा ही इस डायरेक्शन में भी होता है, यहाँ पे इसका फील्ड इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव का इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि जब हम एक डायपोल की बात कर रहे हैं तो उसके चार्जेस के इन बिटवीन वाला जो रीजन है उस रीजन में जो फील्ड है वो क्या होता है, इन बिटवीन वाले रीजन में फील्ड स्ट्रांग होता है और आउटसाइड वाले रीजन में क्या होता है, फील्ड वीक होता है। तो दोबारा से हम ये डायपोल कंसिडर करने लगे हैं और इस डायपोल के केस में अभी हम इसकी इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्रॉ करेंगे। तो पहली पहली सरफेस जस्ट लाइक अ नॉर्मल सफियर जहाँ पे सिर्फ इसी चार्ज का ही इन्फ्लुएंस है। उसके बाद अभी हमने क्या शो करना है कि इस रीजन में इनकी जो क्राउडिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए और बाहर उनकी क्राउडिंग क्या होनी चाहिए, कम। तो यहाँ पे आपने क्या शो करना है कि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस का जो डिस्टेंस है वो कम दिखाना है आपने। बनने सफियर ही हैं लेकिन सिर्फ उनके डिस्टेंसेस का आपने ख्याल रखना है। तो दोनों चार्जेस का जो बीच का रीजन है वहाँ पे आपने क्या दिखाना है कि इनके बीच का गैप जो है वो कम है और जैसे जैसे ये सर्फेसिस हम बाहर की तरफ आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे आपने क्या दिखाना है कि जो गैप है वो बढ़ रहा है। स्टूडेंट नोटिस कीजिए यहाँ पे कि जो इन सर्फेसिस के बीच का गैप है जब आप इन चार्जेस के बाहर की तरफ हो तब कितना है और जब आप अंदर की तरफ हो तब कितना है। ये गैप जो है ये आपने वहाँ पे शो करना है एग्ज़ाम में। जो डिस्टेंस है उसको आप नोटिस कीजिए। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है और जो यहाँ वाला डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है। तो आपने ये चीज़ शो करनी है कि दोनों चार्जेस के जो बीच का रीजन है वहाँ पे जो डिस्टेंसेस हैं वो कम है क्योंकि वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू है वो लार्ज है और इन रीजन्स में जो फील्ड है वो वीक है। राइट, तो जहाँ पे फील्ड वीक है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस का गैप ज़्यादा होगा और जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे वो डिस्टेंस कम होगा। ऑलराइट, नाउ यूजिंग द सेम थिंग, अब अगर हम दो लाइक चार्जेस के लिए करें तो लाइक चार्जेस में हम ये सपोज कर लेते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिए हमने। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस के लिए अगर हमने इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस को ड्रॉ करना है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हमने क्या दिखाना है, पहला पहला सफियर हम एज इट इज़ ड्रॉ कर देंगे दोनों के अराउंड।
अब उसके बाद हमने क्या शो करना है कि इस रीजन में डिस्टेंस ज़्यादा होने चाहिए और इस रीजन में कम होने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास 2 लाइक चार्जेस हो जाते हैं तो वहाँ पे उनके जो इन बिटवीन वाला पॉइंट है वहाँ पे अगर मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस रीजन में ये पहला चार्ज इसे अपने से दूर रिपेल करेगा, दूसरा भी उसे अपने से दूर रिपेल करेगा। तो जो इन बिटवीन वाला रीजन है वहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा इस रीजन में। और जो बाहर वाले रीजन्स हैं वहाँ पे दोनों के फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, तो वहाँ पे फील्ड जो है वो ऐड होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो सिचुएशन हमारे पास डायपोल की थी यहाँ पे जस्ट उसके ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे अभी आपने क्या दिखाना है कि यहाँ वाले डिस्टेंसेस जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए और जो बाहर वाले डिस्टेंसेस हैं वो क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो आपने इस तरह से इसको दिखाना है। तो इन बिटवीन वाला जो डिस्टेंस है दैट शुड बी मोर, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आपने ज़्यादा दिखाना है और जो बाहर वाला डिस्टेंस है उसको आपने कम दिखाना है, राइट। इसी तरह से उससे नेक्स्ट वाला, इनको इंटरसेक्ट नहीं करना है कभी भी, डिस्टेंसेस का आपने इस तरह से ख्याल रखना है। इसे पेंसिल से ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स आपने। तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दिखाना है और जो बाहर वाला डिस्टेंस है वो कम दिखाना है, ठीक है। सफ़ियर्स हमने ड्रॉ करने हैं प्रॉपर। यहाँ पे थोड़ा सा वो उसकी शेप ख़राब हो गई तो आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या दिखाया कि जो आउटसाइड वाला रीजन है वहाँ पे उनकी क्राउडिंग ज़्यादा है और इन बिटवीन वाले रीजन में जो गैप्स हैं वो गैप्स ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और यहाँ वाले रीजन में जो डिस्टेंस है वो कम है। So that shows the field in between the like charges is weak and outside is strong. तो डायपोल के केस में इसके जस्ट ऑपोजिट था। तो स्टूडेंट्स एक ट्रिक है यहाँ पे, जब आपने डायपोल की इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्रॉ करनी है तो आप चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मत रखो, लेकिन जब लाइक चार्जेस के लिए करनी है तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा रखो, अदरवाइज़ आप प्रॉपरली यहाँ पे सर्फेसिस ड्रॉ नहीं कर पाओगे। एक दो सर्फेस ड्रॉ करोगे और साथ में ही वो डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगर डिस्टेंस ज़्यादा रख लिया तो आप कितनी सर्फेसिस ड्रॉ करते जाओगे और ये डिस्टेंस ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये ट्रिक का ख्याल रखना है कि जब डायपोल है तो बीच का डिस्टेंस कम रखो इसे ड्रॉ करते टाइम, और जब लाइक चार्जेस हैं तो बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रखो। ओके, नाउ कम टू दिस वन। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। So first one is draw three equipotential surfaces corresponding to the field that uniformly increases in magnitude but remains constant along z-axis. How are these surfaces different from that of the constant field along z direction? अब देखो मान लो कि अब हमें क्या बताया हुआ है उन्होंने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह का है, वो z डायरेक्शन में है। ये मान लो ये z डायरेक्शन है और ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो इक्विडिस्टेंट लाइंस नहीं है यहाँ पे। क्या है, वो रहता हमेशा z डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे फील्ड की ये वैल्यू थी तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो फील्ड की वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे हम z की डायरेक्शन में जा रहे हैं फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता है अभी कि नंबर वन, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज जो हैं वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज करना चाहिए फील्ड की स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो अगर z डायरेक्शन में जाते जाते फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब कि उनके बीच का गैप जो है वो कम होता रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये लोकेट करोगे कि वो जो सरफेस होनी चाहिए वो किस प्लेन में होनी चाहिए। ये मान लो z एक्सिस है, मैं मान लो इसको x एक्सिस मान लेती हूँ, इसको y एक्सिस मान लेती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये प्लेन रिकॉग्नाइज करो जो कि z के परपेंडिकुलर है, z एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला प्लेन। और जैसे जैसे आप z की तरफ जाओ वैसे वैसे क्या होना चाहिए, वो प्लेन सरफेसेस जो आप ड्रॉ कर रहे हो उनका गैप कम होता जाना चाहिए। तो कम से कम 3 सरफेसेस आपने ड्रॉ करनी है ताकि आप वहाँ पे रिलेटिव गैप उनका शो कर सको। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए आप ये वाला क्वेश्चन करोगे। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट में है क्वेश्चन। नाउ कम टू दिस वन। दिस वन इज़ अ वेरी सिंपल वन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। इससे पिछला जो क्वेश्चन था आई थिंक वो एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। एंड दिस वन इज़ अ चार्ज क्यू, दिस इज़ लाइंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के ऊपर एक चार्ज पड़ा है सेंटर पे और सर्कल की आपको रेडियस बताई हुई है। अनदर चार्ज 1 पिकोकूलम इज़ फर्स्ट मूव फ्रॉम ए टू बी टू सी। पहले एक चार्ज को ए से बी लेके जाया गया, ए से बी लेके गए पहले, फिर उसे बी से सी लेके आए। तो एक रास्ता ये है कि पहले ए से बी जाना है फिर बी से सी जाना है, तो वन इज़ दिस पाथ। और दूसरी बार उसे क्या है, दूसरी बार सीधा ही उसे ए से सी तक ले गए। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों केसेस में से ज़्यादा वर्क कब हुआ।
जब हम उसे ए से बी से सी लेके गए हैं कि या जब हम उसे डायरेक्टली ए से सी लेके गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या ख्याल रखना है कि हमें पता है कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, ये सोर्स क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस को मूव करते हैं बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट से ए एंड बी, देन दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे यूनिट चार्ज कौन सा है, ये वाला जिसको हम मूव कर रहे हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज की वैल्यू क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए। जो फाइनल पोटेंशियल कितना है माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना था। तो आपने यहाँ पे रिकॉग्नाइज क्या करना है कि वी बी और वी ए की वैल्यूज़ क्या हैं, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। वी हमें पता है यहाँ पे किसकी वजह से है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से है, और पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू बाय आर। डिपेंड करता है सोर्स की वैल्यू पे और डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। तो आपने ये नोटिस करना है ए और बी पॉइंट्स के बीच में क्यू और आर की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो कैसे चेंज हो रही है, उससे ए और बी पॉइंट्स के पोटेंशियल्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो उससे आप वी बी माइनस वी ए की वैल्यू निकालोगे, वो वर्क डन की वैल्यू आपको पता लगेगी। ऐसे ही बी और सी पॉइंट के बीच में निकालोगे, और थर्ड सिचुएशन में ए और सी पॉइंट के बीच में निकालोगे। मान लो ए और बी के बीच में जो वर्क डन है वो W1 है, बी और सी के बीच में W2 है। तो ए टू बी टू सी जब आप लेके गए तो टोटल वर्क डन कितना होगा, दैट विल बी W1 प्लस W2। और जो ए से सी लेके गए, मान लो यहाँ पे वर्क डन है W3। अब आपने कंपेयर ये करना है कि W3 एंड W1 प्लस W2, इन दोनों में से ग्रेटर वर्क डन कौन सा है। तो आप इस चीज़ को कंपेयर करोगे कि एक तरफ W3 है और दूसरी तरफ क्या है, W1 प्लस W2। तो इन दोनों में से ग्रेटर वर्क डन कौन सा है, ये आपने चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी फिनिश टुडेज लेसन। तो इसके असाइनमेंट में क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये सारा टॉपिक बड़ा ही आसान है। सो सी इट वेरी वेरी केयरफुली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।